अभी कुछ ही देर पहले शानदार समारोह में उसकी शादी फरहान अली से हुई थी और अब वो ऑफिशियल तौर पर आयत फरहान अली बन चुकी थी। चारों तरफ कैमरे, मीडिया के लोग, फोटोग्राफर और शहर के बड़े बड़े लोगों की भीड़ थी। बस कुछ ही देर पहले उसे फरहान अली के पास लाकर बिठाया गया था और ऐसा लगा जैसे दोनों ने एक दूसरे को पूरा कर दिया हो। बिल्कुल हल्के मेकअप में वो खूबसूरत जोड़े में शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसका सिंपल सा लुक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की लाली कोई और ही कहानी सुना रही थी। उसकी गर्दन पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखने लगीं। फोटोग्राफर ने आगे बढ़कर उनकी कपल पिक्स लेनी चाहिए। लोग आगे बढ़कर फरहान अली को बधाई दे रहे थे और साथ में उसकी बीवी होने के नाते उसे भी काफ़ी प्रोटोकॉल मिल रहा था। फरहान ने उसका हाथ अभी तक पकड़ रखा था, जो बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी मम्मी ने इशारों में ही उसकी घबराहट कम करनी चाहिए। वो तुरंत स्टेज पर आई और झुककर उसके गाल पर किस करने के बहाने उसके कान के पास झुकी। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम है, फिर तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी। उन्होंने टिश्यू से उसके चेहरे पर आए हल्के पसीने को सुखाने की कोशिश की। उसके बाल ठीक करके वो वापस पलटी थी जब उसने घबराहट में अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। फरहान ने पलटकर उसकी घबराहट को देखा। वो अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किस बात पर इतना घबरा रही है। काफी देर हो चुकी थी और उसने एक बार भी आयत को हंसते हुए नहीं देखा था। न जाने कितनी बार पलटकर वो उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर डाल चुका था। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता, असद सिद्दीकी अपनी वाइफ के साथ उसके सामने आया। वो उसे बधाई देते हुए गिफ्ट दे रहा था और फरहान बड़े प्रोफेशनल तरीके से असद सिद्दीकी की बधाई ले रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस फरहान अली। असद सिद्दीकी ने इज्जत से झुककर आयत को देखा। उसकी बीवी ने हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाना चाहा था और आयत ने घबराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल अपना हाथ वापस खींच लिया। असद सिद्दीकी की बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि जैसे वो एटीट्यूड दिखा रही है। फरहान को भी बुरा लगा, लेकिन उसने सिचुएशन संभाल ली थी। असद सिद्दीकी अपनी बीवी के साथ वापस पलटा। तभी फरहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी कमर में हाथ डालकर झुककर उसके चेहरे को देखा था। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ मिसेज, सब ठीक है? वो यूं धीरे से बोल रहा था जैसे प्यार की सारी हदें पार करते हुए उसके करीब आ रहा हो। उसकी मम्मी ने गौर से उन दोनों को देखा और फोटोग्राफर ने उस पल की तस्वीर खींच ली। अभी तो मीडिया के सवाल जवाब भी शुरू होने थे, लेकिन आयत का पीला पड़ा चेहरा उसे परेशान कर रहा था। मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ड्राइवर से कहिए मुझे घर छोड़ाए। उसके कांपते हुए होठों को फरहान गौर से देखता रहा। उस वक्त वो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। उसने तुरंत इशारा किया था और उसके एक इशारे से उसका मैनेजर तुरंत उसके पास आ गया। यहाँ सब कुछ संभाल लेना, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। हालात की गंभीरता देखकर उसकी मम्मी जल्दी से आगे बढ़ी। दरअसल आयत की तबीयत सुबह से ही काफी खराब थी। उन्होंने मामले को संभालना चाहा। आंटी प्लीज आप साथ चले, मुझे लगता है आयत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। फरहान उसे सहारा देते हुए स्टेज से नीचे उतर आया। लोग चौंक गए थे। कई बातें फैलीं, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो चुका था। गार्ड ने उसे सेफली गाड़ी तक पहुंचाया और बजाय इसके कि वो उसे ड्राइवर के साथ भेजता, उसे खुद ही साथ लेकर वो घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो बार बार उसे सवाल भरी नजरों से देख रहा था। अगर ज्यादा तकलीफ है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी मम्मी भी उनके साथ ही थीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मौक़ों पर पार्टियां चलती रहती हैं और दुल्हन अपना ख्याल नहीं रख पाती। मुझे लगता है उसे आराम की ज़रूरत है। आयत ने इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। सिर झुकाकर वो धीरे धीरे रो रही थी और फरहान उसके रोने से बेचैन हो रहा था। अभी तो उसने जी भरकर उसे देखा भी नहीं था, उसकी तारीफ भी नहीं की थी और वो उसकी पनाह से दूर होती जा रही थी। बेटा, मेरा ख्याल से तुम्हें अभी वापस जाना चाहिए। आयत को मैं संभाल लूंगी। उसने एक नज़र आयत के खूबसूरत चेहरे पर डाली और उसकी तरफ से दरवाज़ा खोल दिया था। उसकी मम्मी ने उसे सहारा दिया और अंदर ले गई, जबकि वो बस बेचैनी से उसकी पीठ को देखता रहा। कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर पर बैठकर वो बुरी तरह फूट पड़ी। मैंने आपसे कहा था मुझे नहीं करनी ये शादी, नहीं करनी, और फिर भी आपने ये रिश्ता तय किया। आखिर चाहते क्या है हम? वो चीख पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और चेहरा बेहद लाल हो गया। पागलपन मत करो आयत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ज्यादा टेंशन ले रही हो। उसकी मम्मी ने उसे बुरी तरह टोक दिया और फरहान, जो सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका क्लच वापस करने के लिए उसके कमरे तक आया था, ठिठक कर वहीं रुक गया। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती मम्मा, आप समझती क्यों नहीं है? वो बुरी तरह फूट पड़ी। रोते हुए वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी जब उसकी माँ ने प्यार से उसके हाथों को थामकर होठों से लगा लिया। फरहान बहुत अच्छा लड़का है, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता।
बहुत समझदार है। उसकी जिंदगी तुम्हारे साथ मिलकर मजबूत बन जाएगी, यकीन रखो। माँ के कंधे से लगकर वो अभी तक रो रही थी और उसकी माँ भी उसकी हालत देखकर दुखी थी। वो दरवाजे से ही पलट गया। हजारों उलझनों ने उसे घेर लिया था। ये रिश्ता उसकी माँ की मर्जी के मुताबिक हो रहा था। जिंदगी के 35 साल उसने यही सोचते हुए गुजार दिए कि वो कभी शादी नहीं करेगा, हमेशा अपनी करियर पर ध्यान देगा। लेकिन अपनी माँ की पसंद को देखते हुए उसे इस उम्र में हाँ करनी पड़ी। और फिर उसकी माँ ने आयत को चुना, जो बेहद खूबसूरत थी। आयत को पहली नज़र में देखते ही उसने पसंद कर लिया और उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। सिर्फ 2 दिनों के बाद उनकी विदाई थी और आज वो आयत के मुंह से ये सब सुन रहा था। उसकी हालत देखकर उसे ये शक हुआ कि शायद आयत घबराहट का शिकार है। वो भी एक अच्छी और सुलझी हुई फैमिली से थी और फरहान अली किसी पहचान का मोहताज नहीं था। बिजनेस की दुनिया पर राज करने वाला, जिसके चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। लाखों लड़कियां जिसकी दीवानगी में जान देने को तैयार थीं, जिसकी बात दिल पर असर करती थी। आज आयत उसके बारे में कह रही थी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है कि वो परेशान हो सकता है कि हर लड़की की तरह वो अरेंज मैरिज के डर से घिरी हुई हो, क्योंकि जब से उनका रिश्ता तय हुआ था, आयत और उसके बीच कोई बात नहीं हुई थी। उसने सारी सोचों को दिमाग से झटक दिया। हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। वो छोटा सा क्लच उसने अपने पास ही रख लिया। बस 2 दिनों के बाद आराम से मैडम को वापस करूंगा। गाड़ी में बैठते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। न जाने कितने सालों के बाद वो सिर्फ आयत की वजह से सुकून से मुस्कुरा रहा था। जितना मजबूत रिश्ता उन दोनों के बीच बन चुका था, वो हद से ज्यादा तसल्ली महसूस कर रहा था। और वैसे भी एक दूसरे के साथ जुड़कर ही 2 लोग एक दूसरे के सपने सजाने लगते हैं। और उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आयत को उसने अपनाते हुए पूरी ईमानदारी से अपना हक सौंप दिया था और अब उसे हर हाल में बहुत प्यार के साथ ही रिश्ता निभाना था। वो कम उम्र की खूबसूरत लड़की अब उसकी जिंदगी में आने वाली थी और वो बेताबी से उस वक्त का इंतजार कर रहा था। अगला दिन भी फंक्शन में ही बीत गया। मेहंदी का फंक्शन कंबाइंड नहीं रखा गया और इस बात में छिपी वजह को भी वो समझ नहीं पाया। हालांकि उसकी माँ चाहती थी कि कंबाइंड फंक्शन रखा जाए, लेकिन आयत की फैमिली की तरफ से मना करते हुए कहा गया कि वे ये फंक्शन अलग से अपने घर पर ही रखना चाहते हैं। सो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और बाकी रिश्तेदार भी सिर्फ नाम के थे। जबकि आयत 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, हुमैरा की बेटी, जो खुद भी अभी तक बिजनेस से जुड़ी एक इज्जतदार औरत थी। उसके पापा अमान कुरैशी कुछ समय पहले पैरालाइज से बीमार हुए। विदेशों तक उनका इलाज करवाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो पैरालाइज्ड हो चुके थे और अब घर में ही, जबकि उनका सारा बिजनेस हुमैरा खुद देख रही थी। छोटे 2 भाई विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि उनका बड़ा बेटा शादीशुदा था और वो भी बिजनेस में ही शामिल था। ये एक दिन का गैप था और उसे अगले दिन विदाई थी, जब उसे हुमैरा का कॉल आया। और हुमैरा बेगम ने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि वो आयत को साथ लेकर जाए और रिसेप्शन के लिए ड्रेस पसंद कर लें। वो तुरंत गाड़ी लेकर वहां आया। आयत के साथ वो थोड़ा टाइम बिताना चाहता था, इसीलिए ड्राइवर की बजाय वो अकेला ही आया। बाहर आकर उसने हॉर्न दिया। अंदर जाने से उसने परहेज किया था और कुछ ही देर के बाद आयत बाहर आ गई। गाड़ी में बैठते हुए उसने धीरे से हेलो किया था। उस वक्त वो बैंगनी रंग के कढ़ाई वाले कुर्ते में थी, दुपट्टा सीने पर फैलाए, सुलझे हुए बालों के साथ बहुत मासूम लग रही थी। मेहंदी लगे हाथ उसे दुल्हन का रूप दे रहे थे। फरहान अली ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी बीवी को देखा। चश्मे ने उसकी आंखों की चमक को छुपा लिया था। आयत सर झुकाए बैठी रही। वो अपने नाखूनों को खुरचते हुए बार बार अपने होठों पर जबान फेर रही थी और उस अजीब सी खामोशी को फरहान अच्छी तरह नोट कर रहा था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी कम बोलती है, या फिर ये हिचकिचाहट है। वो हल्का सा उसकी तरफ झुका और वो कांपते हुए अचानक दरवाजे से जा लगी। उसने अपनी डरी हुई आंखें उठाकर फरहान का चेहरा देखा था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है आयत? फरहान को उसकी आंखों में मौजूद नमी से जबरदस्त झटका लगा था और अगले ही पल वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरहान ने तुरंत गाड़ी रोक दी और घबराकर उसकी तरफ पलटा। प्लीज मुझसे शादी मत करें, मैं आपके लायक नहीं हूं। वो लाल हुई आंखों से और जोर से रोते हुए उन्हें लाल कर रही थी। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है आयत? उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश की थी और वो झट से अपने हाथ सीने पर कसकर बांध गई। वो डर रही थी, इतनी डरी हुई थी, और वो तुरंत समझ गया, शायद वो उम्र में उससे बड़ा था और उसके सामने वो बिल्कुल एक मासूम और छोटी लड़की थी। आज तक उसने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। वो यही समझता था कि वो हर लड़की का सपना हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसे आयत के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। और अगले ही पल उसका दिमाग उसके शब्दों में उलझ गया, मैं आपके लायक नहीं हूं। वो एक पल में ही समझ गया था कि शायद वो उसकी पैसे और पावर की बात कर रही है। वो खुद को उसके सामने कम समझ रही है। उसने हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया था।
वो इतनी मासूम लग रही थी कि खुद पर कंट्रोल न कर पाने की वजह से उसने उंगली के किनारों से उसके होठों को छुआ और फिर अपने होठों से लगा दिया था। आयत कांपती हुई आंखें उसका चेहरा देखती रही। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे अपना शौहर नहीं, दोस्त समझ लो। प्रॉमिस कीजिए कि जैसा मैं कहूंगी आप वैसा करेंगे। आप मुझे टच नहीं करेंगे। एक हल्की सी मुस्कुराहट फरहान के होठों पर आई। अपने होठों को जोर से दांतों में दबाकर उसने ना में सिर हिलाया था। वो अभी तक ये सब कुछ हल्के में ले रहा था। उसका डरना, हिचकिचाना और दूर हो जाना, उसे पता चल चुका था वो बिल्कुल ही एक डरने वाली लड़की है जो उससे काफी घबराई हुई है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। क्योंकि उसने रोते हुए अपना निचला होंठ बाहर निकाला था। आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे और फरहान ने प्यार से उसे खींचते हुए अपने कंधे पर लिटा लिया। वो उसके गाल को आराम से सहला रहा था। अभी कल ही उनके बीच इतना अच्छा रिश्ता बना था और उस लड़की के गिरते हुए आंसू उसकी धड़कनों को परेशान कर रहे थे। वो कुछ बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी, लेकिन शायद शब्द उसके होंठों से निकल ही नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने शॉपिंग के दौरान भी किसी तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई। सब कुछ फरहान ने अपनी पसंद से खरीदा था। यहाँ तक कि किसी से बात करते हुए भी वो उसकी पीठ के पीछे छुप जाती। फरहान टेंशन में आ गया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कल उनकी विदाई थी और वो कल ही उसके साथ डिटेल में बात करना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कल रात वो जिस सच्चाई से सामना करेगा वो उसके होश उड़ा देगी। कोई भी आदमी अपनी जज्बातों पर कंट्रोल रखकर प्यार भरे पल खोना नहीं चाहता, और कल की रात उन दोनों के बीच ऐसी बड़े मुश्किल लेकर उतरने वाली थी जो दोनों के रिश्ते की नींव को हिला कर रखते थी। आने वाला दिन बहुत मुश्किल भरा था। उसके चाहने के बावजूद आयत ने अपना मुंह नहीं खोला था। वो उसे कुछ नहीं बता पाई। वो बस रोती रही, सहमी रही और डरी हुई नज़रों से उसे देखकर भागने की कोशिश करती रही। वो रात भर भी उसके लिए परेशान रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। आयत उसकी माँ की पसंद थी और वो किसी भी हाल में अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता था। इस रिश्ते से उसकी माँ कितनी खुश नज़र आ रही थी वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो कोई आम इंसान नहीं था जिसके लिए ये मामूली बात होती। ये उसकी इज्जत का सवाल था। दूसरे दिन जब वो दुल्हन के कपड़ों में उसके सामने आई तो वो उसकी खूबसूरती देखकर पलकें झपकाना भूल गया। भारी कामदार और महंगे जोड़े में वो इतनी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी कि वो सांस लेना भूल गया था। विदाई का फंक्शन भी बड़े पैमाने पर रखा गया। फोटोग्राफर ने रोमांटिक पोज लेने चाहे और इस दौरान भी उसका पूरा वजूद साफ कांप रहा था। उसकी कमर पर हाथ रखकर फरहान ने उसकी आंखों में देखा था तो वो बेकाबू होकर नजरें झुका गई। फरहान की गर्म नजरों में देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। विदाई के वक्त भी जुदाई से ज्यादा डर उसे रुला रहा था। वो विदाई होकर अली विला में आई और अली हवेली की शान और शौकत देखकर ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ रस्मों के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया था। निशा बेगम यानी फरहान की माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए था कि उनकी मनपसंद बहू उनके घर में आ चुकी थी। उनके बेटे की जिंदगी सेट हो गई और अब सिर्फ खुशियों की शुरुआत थी। उन्होंने एक लंबे समय तक अपने बेटे को अकेले देखा था और अब वो जिंदगी की तरफ वापस लौटा था। उसके माथे पर चूमते हुए उन्होंने न जाने कितनी दुआओं से उसे नवाज दिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। कमरे की सजावट को उसने नजरें उठाकर देखा। सामने दीवार पर टंगी तस्वीर को न जाने कितनी देर वो देखती रही और फिर एक ख्याल उसके दिमाग में कूद पड़ा। एसी की ठंडक में भी घबराहट की वजह से उसे पसीना आ रहा था, जबकि बाहर वो अभी तक मेहमानों को अटेंड कर रहा था। नौकर के जरिए निशा बेगम ने मैसेज भिजवा दिया कि उसे अपने कमरे में जाना चाहिए। चचेरी बहनों ने मिलकर उसे गिफ्ट दिया था। क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी, इसलिए वो लड़कियां उसकी बहन की कमी को पूरा कर रही थीं। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ, दहलीज पर कदम रखते ही वो हैरान खड़ा रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे ये नज़ारा देखने को मिलेगा। वो जो कुछ सोचकर आया था सब कुछ उसके खिलाफ था। वो आईने के सामने खड़ी साधारण सी शर्ट और ट्राउजर में अपने बालों को सुलझा रही थी। सारी ज्वेलरी उतरी हुई थी, मेकअप हटा हुआ था और बिस्तर पर पड़ा हुआ शानदार दुल्हन का जोड़ा जैसे अपनी बेकदरी पर रो रहा था। उसने एक नज़र कमरे की सजावट पर डाली और फिर उस दुल्हन के जोड़े पर। उसे फुर्सत से देखने की इच्छा उसके दिल में उमड़ रही थी। तुमने कपड़े बदल लिए? मेरा इंतजार करती आयत? वो प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ बोला था। उसके डर से वो अच्छी तरह वाकिफ था और अपने बोलने के तरीके को सख्त रखकर वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता था।
वो जैसे अपने ही ख्यालों में डूबी अपने बालों में कंघी चलाती रही जब वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और प्यार से उसकी पीठ में हाथ डालते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। अब वो उसके इतने पास थी कि उसकी धड़कनें उसकी पीठ से छू रही थीं। आयत सांस लेना भूल गई। उसने अपने धड़कते दिल को जैसे मुट्ठी में दबा लिया था। जब फरहान हल्का सा उसके कान के पास झुका, वैसे अच्छा ही किया, वरना इतने खूबसूरत कपड़ों में अगर मेरा इरादा डगमगा जाता तो शायद आराम से कुछ बातें नहीं कर पाता। वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में उस रात की बातें गूंज रही थी। वो रात, दर्द की तेजी, सिसकियां, उसका रोना, हॉस्पिटल का वो कमरा, और फिर वो शब्द जो आज तक उसके कानों में गूंजते चले आए थे। हुमैरा ने जैसे झुककर उसके कान में कहा था, तुम ये किसी को नहीं बताओगी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। दर्द की तेजी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसने तेजी से पलटकर फरहान को देखते हुए खुद से दूर कर दिया था। उस पल उसका पूरा वजूद थरथर कांप रहा था। वो फरहान को फटी फटी नजरों से देख रही थी और फरहान हैरान होकर उसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटा था। वो लड़की उसके लिए एक अजनबी बन चुकी थी। वो उसका शौहर था, उसके करीब आने की चाहत रखता था। आयत। इससे पहले कि वो उसका नाम पुकारते हुए आगे बढ़ता, आयत ने पास रखा गुलदस्ता उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसके टूटे हुए टुकड़े उठाकर अपने गले पर रख लिए थे। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। आप मेरे पास नहीं आएंगे, मैं आपके लायक नहीं हूं। वो जोर से चीखी थी। उसके चेहरे का रंग बहुत पीला पड़ गया था। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसका हाथ कांप रहा था। कमरा साउंड प्रूफ था, वरना न जाने फरहान की बदनामी कितनी फैल जाती। वो उससे कुछ कदम दूर हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहा था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो, मैंने कहा था हम दोस्त हैं, हम सिर्फ बात करेंगे। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा आयत। वो उसे समझा रहा था, लेकिन वो इतनी घबरा रही थी कि उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो डरी हुई थी। उसे वापस रखो और हटा दो प्लीज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और आयत ने एक नज़र उसे देखते हुए वो कांच का टुकड़ा फेंक दिया। वो अपने घुटनों पर सिर रखे बुरी तरह रो रही थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। फरहान ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सिर पर होंठ रखते हुए वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी एक मर्द था। उसके दिल में भी हजारों एहसास थे, और उस रात के माहौल में कौन सा मर्द खुद पर कंट्रोल करके अपने एहसासों को रोक सकता है। उसके जज्बात उबलकर उसके वजूद को जला रहे थे, लेकिन सामने खड़ी मासूम सी लड़की की तकलीफ से वो भी बेखबर नहीं था। आंखें बंद करते हुए वो वहीं उसके सीने पर गिर सी गई, और फरहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे उठाकर वो बिस्तर तक लाया था। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। कांच का एक हल्का सा टुकड़ा उसकी उंगली पर जख्म बना गया था। उसके मुलायम सफेद हाथों पर लाल धब्बे दिख रहे थे। वो दुबली पतली लड़की न जाने किस तकलीफ का शिकार थी। वो कैसे महसूस कर सकता था? उसे अपने बाहों के घेरे में लेते हुए वो उसके बालों को सहला रहा था। पानी का ग्लास उसके होठों से लगाकर उसने नरमी से उसे अपनी पनाह में ले लिया। उसे अंदाजा हो रहा था कि इस वक्त लो ब्लड प्रेशर और कमजोरी की वजह से वो होश खो रही है, लेकिन वो उसे एहसास दिलाना चाहता था, उसे यकीन दिलाना चाहता था कि वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। लेकिन नतीजे का डर उसे खुद भी परेशान कर रहा था। उसे अंदाजा हो रहा था कि शायद आयत किसी और को पसंद करती है। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई है, तभी तो वो उसे अपने करीब नहीं आने देती। वरना कौन सी लड़की अपने शौहर को शादी की पहली रात दूर करती है? और शौहर भी फरहान अली जैसा, जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती हैं। उसके चौड़े सीने पर सिर रखकर कब वो गहरी नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला, और वो रात भर बेताबी से उसका चेहरा देखता रहा। वो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जो अजीब सी बेचैनी में बदलकर खत्म हो गई। लेकिन अनजान खतरों ने उन दोनों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर दी थी, जो ना जाने कितनी उलझनों को जन्म दे रही थी। और ये उलझनें अब कब सुलझने वाली थी, कोई नहीं जानता था। अगली सुबह उसने मैनेजर को कॉल करके रिसेप्शन कैंसिल कर दिया। वो पूरी रात उसके करीब नहीं आ पाया, और फिर उसकी हालत देखकर रिसेप्शन किसी भी हाल में नहीं हो सकता था। सर, लोगों को इनविटेशन मिल चुके हैं, और आप जानते हैं कि दुश्मन इस बात को कितना उछालेंगे। आपकी इज्जत को खतरा है। उसने जब से बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था, न जाने कितनी राजनैतिक पार्टियों को अपनी दुश्मनी में ले आया था, और हर कदम उसे सोच समझ कर रखना पड़ता था। लेकिन उस अनजान सी लड़की के डर और अविश्वास ने उसे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। मैंने कह दिया कि रिसेप्शन कैंसिल होगा तो उसे कैंसिल कर दो। कुछ भी कह देना, कोई भी बहाना बना लेना, लेकिन मुझे दोबारा कॉल मत करना।
मैनेजर से बात करने वाला फरहान अली था। उस मासूम सी लड़की के सामने फरहान अली नहीं, उसने उसे एक नज़र देखते ही उसे अपनी धड़कनों में बसा लिया था और अब उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने बुनते हुए उसे अपनी बीवी के तौर पर अपना चुका था। वो जानता था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सहारा होते हैं और जिस तकलीफ से वो गुजर रही है वो उस तकलीफ तक ज़रूर पहुंचेगा। अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती है, तो वो खुद उसे छोड़ते हुए उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। और ऐसे मर्द हर किसी की किस्मत में नहीं हुआ करते। अगर वो मासूम सी लड़की इस बात को समझ सकती तो शायद कभी भी उसे अपने करीब आने से नहीं रोकती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो खुद कितनी मजबूर है। निशा बेगम हैरान होकर अपने बेटे को देख रही थी, जो नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहा था। वो उसकी माँ थी, कैसे नहीं समझ पाती कि वो सुकून उसके चेहरे पर नहीं है जो होना चाहिए था। हालांकि वो खुद को बहुत नॉर्मल लिखा रहा था। उन पर तो ये खबर भी पहाड़ की तरह टूटी थी कि रिसेप्शन को कैंसिल कर दिया गया है। वो पूछ पूछ कर थक चुकी थी, लेकिन वो एक ही बात बता रहा था कि उसकी ज़रूरी मीटिंग है और वो किसी भी हाल में उस मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए ये सब कुछ तो बाद में भी किया जा सकता है। तुम पागल हो चुके हो? बाद में नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि तुम अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं आए। फरहान, इस लड़की को तुम्हारे हवाले करके मैंने उसके साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है। निशा बेगम अपने गुस्से को जाहिर करने से रोक नहीं पाई और वो उनका चेहरा देखता रहा। प्लीज, मैं आपके साथ बहस के मूड में नहीं हूं। आयत कमरे में आराम कर रही है, जब भी वो खुद उठ जाए तो उसे नाश्ता करवा दीजिएगा। कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। हालांकि उसे जाना नहीं चाहिए था। निशा बेगम तो हैरान और परेशान थी। और फिर जब दिन के 12 बजे आयत जागी तो गुजरी रात का एक एक पल उसके दिमाग में ताज़ा हो गया। उसके माँ भी सुबह आ गई थी, लेकिन उस वक्त वो गहरी नींद में सो रही थी और निशा बेगम ने कह दिया कि उसे परेशान ना किया जाए। उसकी माँ ने बस उसके माथे पर किस किया। कुछ देर वो निशा बेगम के पास बैठी रहीं और फिर वापस पलट गई। न जाने फरहान ने घरवालों को क्या बताया होगा, घरवालों का रिएक्शन क्या होगा। और आज तो उनका रिसेप्शन था। एक अजीब सी खामोशी ने उसका दिल और तेज धड़का दिया। वो तैयार होकर बाहर आई थी जब निशा बेगम उसे देखकर मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और आगे बढ़कर उसके माथे पर चूमते हुए उसे गले लगा लिया। उन्हें इस बेचैन लड़की से अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और फिर शर्मिंदगी के साथ उन्होंने साफ बता दिया कि रिसेप्शन की पार्टी को कैंसिल कर दिया गया है। उन्हें लगा था कि शायद फरहान ने बताया होगा, लेकिन जब वो अनजान होकर उनकी तरफ देखने लगीं तो वो और ज्यादा शर्मिंदा हो गईं। फरहान की ज़रूरी मीटिंग थी, वो सुबह ही चला गया है। शायद वो देर से वापस आए। और आयत ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर फैला हुआ आराम, उसका पहले से खुलकर बात करना और फिर निशा बेगम को इग्नोर करके अपने कमरे में चले जाना उन्हें अजीब हालत में डाल गया। उन्हें अपने बेटे के चेहरे पर वो चमक नजर नहीं आई थी जो होनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने सब कुछ अपना वहम समझकर झुठला दिया। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि उनका बेटा इस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाया था जिस खुशी की चाहत में उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी में उस लड़की को चुना था। उसे ऑफिस में देखकर सब लोग हैरान थे। न जाने कितने लोगों के सामने सफाइयां देनी पड़ी, न जाने कितने कॉल्स आए थे, उसके खिलाफ कितनी बातें हुईं, लेकिन उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। वो दिन बहुत बुरा गुजरा, उसकी सोच से भी ज्यादा बुरा। और फिर ये सब कुछ उसे सिर्फ उस लड़की की वजह से सुनना पड़ा था। और फिर उसका बिहेवियर। वो दुखी होकर घर वापस लौट आया और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि उसने दूसरे कमरे में खुद को बंद कर रखा था। माँ घर पर है, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? तुम्हें इस बात का अंदाजा है आयत? डुप्लीकेट चाबी से जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। एक अजीब सी तकलीफ उसके चेहरे पर साफ थी। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे आज भी लोगों के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। सोचो मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहूंगा। उसका अंदाज कुछ रूखा था। वो सिर्फ उसे एहसास दिलाना चाहता था, उसके अंदर मौजूद कड़वाहट को कम करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो उस पर गुस्सा कर रहा था या उसे दोषी महसूस करवा रहा था। आयत उसकी गोद में सिर रखते हुए बुरी तरह सिसक पड़ी। वो जब भी बहुत तकलीफ में होती थी तो अपनी माँ की गोद में सिर रखते हुए सिसक पड़ती थी। उसके चेहरे की पीली रंगत को देखकर उसने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसका पूरा वजूद बुखार से तप रहा था। प्लीज अपने कमरे में रहा करो, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, मत रखो, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा तो मत होने दो। आयत, कम से कम मेरी फैमिली का ही ख्याल कर लो।
उसके वजूद को खुद में समेटते हुए वो उसे प्यार से समझा रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी निशा बेगम दुखी चेहरा के साथ वापस मुड़ गई हैं। यानी जो शक उनके दिल में उठ रहा था वो बिल्कुल सच था। उन्होंने सुबह से ही उसका अजीब बर्ताव नोट कर लिया था। वो उसे अपने कमरे में लेकर आया। उसने खुद ही उसे दवा दी थी। दवा लेने के बाद वो आराम से सो गई और उस रात भी वो बेचैनी में उसके पास जागता रहा। भला उस आदमी की क्या हालत होगी जिसकी कम उम्र खूबसूरत बीवी उसके बगल में आराम करती रहे और वो बेचैनी से रात भर उसके चेहरे को देखता रहे। ये सच था कि इस शादी ने उसे तकलीफ और बेचैनी के सिवा कुछ नहीं दिया था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। न जाने कितनी रातें गुजर गईं जब उस दिन निशा बेगम आयत को देखते हुए बुरी तरह गुस्सा हो गई थीं। आखिर तुम बताती क्यों नहीं कि तुम मेरे बेटे के करीब क्यों नहीं जा रही? मैं इस बात को इग्नोर कर रही थी कि ये तुम दोनों का आपसी मामला है, लेकिन अब नहीं। अगर तुम मेरे बेटे में इंटरेस्ट नहीं रखती हो तो अपनी फैमिली को बताओ और निकल जाओ उसकी जिंदगी से। निशा बेगम आखिर माँ थी, कब तक अपने बेटे को तकलीफ में देख सकती थीं। भले ही वो किसी को बताता नहीं था, लेकिन ये सच था। शादी को 1 हफ्ता होने को आया था और आज तक उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बना। उनके बेटे के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो वो देखना चाहती थी। वो सिर झुकाए रोती खड़ी रही। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? फरहान ने दोनों को एक नज़र देखते हुए निशा बेगम से सवाल किया था। वही जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो बाहर लोग क्या बातें बना रहे हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा है फरहान? ये लड़की आए हुए मेहमानों को अटेंड नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, बात करूं तो जवाब नहीं देती। आखिर ये चाहती क्या है? उनका अंदाज बहुत सख्त था। ये मेरी बीवी है और उसके और मेरे बीच क्या प्रॉब्लम है, मैं इसे अच्छी तरह संभाल लूंगा मम्मा। रही बात लोगों की परवाह करने की, तो क्या ये आपके लिए काफी नहीं है कि आपका बेटा खुश है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मा। आयत को सहारा देकर वो कमरे में आ गया। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे ये अंदाजा था कि निशा बेगम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और निशा बेगम तो अपने बेटे का पागलपन देखकर हैरान थीं। उसने अपनी माँ के सामने आयत का साथ दिया, उसके साथ खड़ा रहा, और उस दिन आयत खुद आगे बढ़कर उसके सीने से लगी और जोर से रो पड़ी। तुम्हें मम्मा की बातों को इग्नोर करना चाहिए, ये सब कुछ इतना जरूरी नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद उसके करीब आई थी। उसने प्यार से उसके हाथों को थाम लिया। मैंने आपसे कहा था मैं आपके लायक नहीं हूं, वो हिचकियों के बीच कह रही थी। क्यों क्यों? फरहान ने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसका चेहरा बहुत लाल था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद फरहान के सामने हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फरहान ने उसे बिस्तर पर बिठा दिया। वो खुद उसके पैरों में बैठा। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था, मुझे बताओ, तुम मेरे करीब आने से क्यों डरती हो? तुम लोगों से बात नहीं कर पाती? मैं तुम्हारा शौहर हूं। जब भी मैं तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूं तो तुम बहुत तेज रिएक्शन देती हो। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा आयत? मैं मर्द हूं, मेरी सहने की भी एक हद है। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो। उसके दिमाग में हुमैरा बेगम का डर और वो पुरानी रात थी, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो सब कह दिया, जिसे सुनकर सामने बैठा शख्स हैरान रह गया था। अब प्लीज मुझे तलाक दे दें, क्योंकि मैं ये सब कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे इन्फेक्शन है, मैं वो सब नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, जो आपकी मम्मा चाहती हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। फरहान के हाथों को पकड़कर वो डरी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। आप किसी को नहीं बताएंगे ना? मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी, खुद को ख़त्म कर लूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। वो न जाने कितनी देर उसे देखता रहा और फिर उसने उसे सीने से लगा लिया। वो आज तक इतनी गहरी तकलीफ से गुजरी थी, वो गहरे सदमे से गुजर रही थी। न जाने उसने कितनी तकलीफ सही होगी। उसका लगातार रोना, घबराना, चीखना, चिल्लाना फरहान के दिमाग में आ रहा था, और वो भी उसके सीने से लगी उसे सब कुछ बता रही थी। यानी वो उस पर भरोसा करने लगी थी, और ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। उसे लग रहा था कि जैसे फरहान उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फरहान पूरी तरह सीरियस था। उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। वो उस पर हल्का सा झुका हुआ था। मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? उस रात वो उस लड़की के लिए 3 साल पुराना फरहान बन गया था, जो पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरहान अली था। एक कड़वे एक्सपीरियंस के बाद उसने ये पेशा छोड़ दिया था, और फिर कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा इसे अपनाएगा। जब उसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था तो उसने तय कर लिया था वो कभी पलटकर भी अपने अतीत को नहीं दोहराएगा,
क्योंकि उसका अतीत एक ऐसी काली छाया में आ चुका था जो उसे एक लंबे समय तक परेशान करता रहा। अब वो अपने डरावने अतीत से बाहर आया था। बिजनेस की दुनिया में आकर उसने इतनी सफलता हासिल की और उसके पापा की ख्वाहिश भी थी कि वो उनका बिजनेस ज्वाइन करे। आज वो सफलता की उन ऊंचाइयों पर खड़ा था जिसे लोग जलन भरी नजरों से देखकर नामुमकिन समझकर छोड़ देते थे। उसने प्यार से उसे बिस्तर पर लेटा दिया। वो धीरे धीरे उससे सब कुछ डिटेल में पूछ रहा था और वो डर की वजह से असुरक्षित थी। वो बार बार होंठ चबाती हुई अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। वो उसकी अंदरूनी हालत से वाकिफ था, डर, दर्द और सभी परेशानियों का एक साथ होना। अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो क्यों इतनी असुरक्षित हो गई थी। कई बार लड़कियां इस प्रॉब्लम को बताने से घबराती हैं। कई बार वो अपने पार्टनर के साथ वो फिजिकली रिश्ता बना नहीं पाती जो उनका हक बनता है, और तब उनके रिश्ते के अंदर दरार पैदा हो जाती है। वो सिर्फ झिझक और डर की वजह से ये तकलीफ सहती रहती हैं, और वो तकलीफ आखिरकार एक दिन उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इन्फेक्शन एक नॉर्मल सा इशू है जो किसी भी बुरी घटना या लापरवाही की वजह से होता है, और फिर जब हम उसे एक बड़ी प्रॉब्लम समझकर अपने मन पर हावी कर लेते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है। तब ये हमारे मानसिक दिक्कतों को बढ़ाकर एक बोझ की तरह हमारे कंधों पर सवार हो जाती है। हालांकि समय पर इलाज करने से कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उस दिन उसकी हालत देखकर वो हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी तकलीफ झेल रही होगी। वो तुरंत गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकला। कुछ ज़रूरी दवाइयाँ और सामान लेकर जब वो कमरे में आया तो उस समय भी वो परेशान थी। उसे तो काफ़ी समय हो चुका था इस तकलीफ से गुजरते हुए। उसे कुछ खास निर्देश देकर उसने उसके सारे जख्मों को साफ कर दिया। वो दर्द से तड़पती रही। उसकी झिझक, शर्म, सब कुछ उसके लिए मौत के बराबर था, लेकिन उसकी जिंदगी बचाना ज़रूरी था। और फरहान ने उसे दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए पहला कदम उठाया था। पेन किलर लेने के बाद वो लगभग 2 घंटे तक उसी तरह दर्द से परेशान रही, और धीरे धीरे सुकून की एक लहर उसके चेहरे पर छाने लगी। काफ़ी समय के बाद उसने फरहान के सीने पर सिर रखा। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो धीरे धीरे उसे समझा रहा था कि वो उसका शौहर नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी जिंदगी में किसी तरह की मुश्किल उसके सामने आए तो अपने पास खड़े हुए फरहान अली को देखे। उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो चुपचाप उसे सुनती चली गई। एक अजीब सा सुकून उसके पूरे वजूद में समाता चला गया, और फिर कब वो गहरी नींद में चली गई उसको पता ही नहीं चला। फरहान ने उसका चेहरा सीधा किया और उसे तकिए पर लेटा दिया। उसके रेशमी बाल तकिए पर बिखर गए। वो उसके लाल होठों को देखता रहा और फिर आराम से झुककर उसे अपने होठों से छू लिया। वो हल्का सा मुस्कुराई और वो धीमी मुस्कुराहट के साथ पीछे हट गया। वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत थी। ये खूबसूरत और मासूम लड़की इतनी तकलीफ से गुजर रही थी। ये सब सोचकर उसे फिक्र होने लगी। अब उसने तय कर लिया था, वो इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। अगली सुबह वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया। उसने पहले ही डॉक्टर ज़ारा से अपॉइंटमेंट ले ली थी। डॉक्टर ज़ारा और उसके संबंध काफ़ी समय से थे। वो उम्र में उससे बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अच्छा और दोस्ती रिश्ता था, और उसे डॉक्टर ज़ारा पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बीवी ने इस प्रॉब्लम को मनोविज्ञान का इशू बनाकर अपने सिर पर सवार कर लिया है। वो जितने डर और अविश्वास का शिकार है, उसे ज़रूर डॉक्टर ज़ारा से एक मुलाकात कर लेनी चाहिए, और इस वजह से वो उसके साथ आया था। डॉक्टर ज़ारा उनका वेट कर रही थी। उसे लेकर वो उनके सामने ही बैठ गया। धीरे धीरे उसने प्रॉब्लम बतानी शुरू की। डॉक्टर ज़ारा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे भरोसे भरी मुस्कुराहट से देखते हुए धीरे धीरे सब समझाने लगी थी। वो उससे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन वो बस चुप रही। बार बार फरहान को देखकर वो अपनी नज़रें झुका लेती। शायद फरहान के सामने होने की वजह से वो शर्मिंदा थी। जो भी वजह रही हो, वो खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। फिर भी डॉक्टर ज़ारा ने उसके तनाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया। उसकी कई समस्याएं सुलझ गईं और वो चैन की सांस लेकर मुस्कुरा दी। डॉक्टर ज़ारा ने इस मुश्किल को और गहराई से समझाते हुए उसे इस डर से निकालने के लिए फरहान को ढेर सारे निर्देश दिए। फरहान को सलाह की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बस ये देखना चाहता था कि एक लेडी डॉक्टर की राय क्या होती है। वो काफ़ी समय बाद उनसे मिलने आया था। ज़ारा ने जोर देकर कहा कि वे लंच साथ में करें, लेकिन फरहान अपनी बीवी को बाहर ले जाकर एक प्राइवेट रोमांटिक लंच करना चाहता था।
वो अपनी बीवी का हाथ पकड़े अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर निकल रहा था, तभी दाईं ओर की लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई। गले में स्टेथोस्कोप, वही खास हल्का भूरा ओवरऑल और सुनहरी आंखें। वो ठीक उसके सामने खड़ी हो गई और पलक झपकते ही फरहान का चेहरा फीका पड़ गया। आज 3 साल बाद वो उसके सामने थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। रिजा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। क्या हाल है फरहान? वो दूसरी तरफ मुड़कर उसके पास से निकलने लगा। तभी रिजा ने उसे पुकारा। आई एम सॉरी। वो तब भी अपनी बीवी का हाथ पकड़े बिना पलटकर आगे बढ़ गया। रिजा उसके पीछे पीछे दौड़कर दरवाजे तक आ गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या देखेगा। इतने साल बाद उस आदमी को सामने देखकर वो बस उससे बात करना चाहती थी। बस मेरी एक बात सुन लो, मैं बीच में मत आओ और ना ही मेरी मिसेस को तंग करो। उसने साफ कर दिया था कि वो अपनी बीवी के साथ है। रिजा ने हैरानी से उस छोटी लड़की को देखा। वो लड़की खुद भी सहमी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसने डरी हुई नज़रों से रिजा और फरहान को देखा, फिर गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे रिजा के बारे में जानने में उसे कोई दिलचस्पी ना हो। मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ फरहान, और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं बात नहीं करना चाहता। वो इतने जोर से गरजा के रिजा पर तो असर नहीं हुआ, पर साथ खड़ी लड़की घबराकर जल्दी से उसके सीने से चिपक गई। रिजा जलती हुई नज़रों से ये सब देखती रही। फरहान उसे पकड़े हुए बाहर तक गया और रिजा तब तक उसकी पीठ को देखती रही जब तक वे चले नहीं गए। 3 साल पहले वो शख्स उसकी जिंदगी में था और रिजा ही उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। वो उसकी असिस्टेंट थी और शायद उसकी सबसे चहेती भी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक रात ड्यूटी खत्म करके वो आखिरी बार इमरजेंसी गया तो वहां इमरजेंसी के खाली बेड पर उसने रिजा को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा। उसके होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा! उसने रिजा से प्यार किया था, उसने उससे सगाई की थी और सारे रस्म रिवाजों के साथ उसे अपनाना चाहता था। लेकिन रिजा ने उसे बता दिया कि वो वेस्टर्न कल्चर में पली बड़ी है और वो किसी के साथ वफादार नहीं रह सकती। और उस दिन के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। पहली मोहब्बत का ये दर्द लंबे समय तक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस सदमे से बाहर निकला और अब नई जिंदगी जी रहा था। आज फिर रिजा उसके सामने खड़ी थी। फरहान ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। घर आने के बाद आयत ने रिजा के बारे में पूछा। फरहान उसके चेहरे पर फैली जलन को देख रहा था तो चुपचाप उसके गाल पर किस करके बात घुमा दी। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, पर शायद वो नहीं जानता था कि रिजा अब उसके खिलाफ साजिश करेगी। उसने बातचीत में डॉक्टर ज़ारा से सारी जानकारी निकलवा ली। डॉक्टर ज़ारा ने ये बताना भूल गई कि इस बात का जिक्र किसी से ना करे। रिजा ने अपनी होशियारी से प्लान बनाया जो उन दोनों के रास्ते अलग कर देता। अब आयत की सेहत दवाई के असर से काफ़ी हद तक सुधर रही थी। वो अब उसके साथ सहज होने लगी थी, हल्की फुल्की बात कर लेती थी, लोगों के बीच बैठती थी। इस घटना को लगभग 1 महीना होने वाला था। निशा बेगम भी ये बदलाव देखकर बहुत खुश थी। जब फरहान उसके पास आता और उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता तो वो चुपचाप मुस्कुराकर सुनती रहती। डर उसके चेहरे से काफ़ी हद तक कम हो गया था और फरहान भी अब उसकी तरफ से निश्चिंत रहने लगा था। उस दिन वो ऑफिस में था जब उसे आयत का वीडियो कॉल आया। उसने मुस्कुराकर कॉल उठाया। कैसी हो जान, तबीयत कैसी है? आपको मिस कर रही हूँ, उसने बहुत प्यार से कहा। आज सुबह से उसे फिर वही तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अब ऑफिस में फरहान को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम इतनी सुस्त क्यों हो और इतनी खुश भी नहीं लग रही, सब ठीक तो है? वो चिंतित हो गया और आयत ने चुपचाप सिर झुका लिया। पिछले 2 दिन से वो दवा लेना भूल गई थी, इसीलिए एक बार फिर उसकी तकलीफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, धड़ाम से ऑफिस का दरवाज़ा खुला। मोबाइल उसके सामने ही रखा था। रिजा ऑफिस में घुसी। फरहान हैरानी से उसे देखकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ कड़वी थी। रिजा उसके सीने से लगकर उसकी गर्दन को बेताब होकर अपने होठों से छू रही थी, अपनी बेचैनी जाहिर कर रही थी, जबकि वीडियो कॉल अभी भी चल रहा था। तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी बेकरारी जानती हूँ। मुझे पता है कि वो लड़की तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी और ना ही वो इस लायक है। तुम डॉक्टर होकर घर में एक बीमार को पाल रहे हो। मेरी बेताबी देखो, मेरी बेचैनी को शांत कर दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो फरहान। फरहान हैरान और अविश्वास में था। पागल मत बनो रिजा, प्लीज़ यहाँ से जाओ। उसने रिजा को खुद से दूर ढकेला, पर रिजा ने आगे बढ़कर जोर से उसे छू लिया। आयत का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। रिजा जानबूझकर सब कुछ उसके सामने कर रही थी और आयत उसी लाल चेहरे के साथ वहीं बैठ गई। यहाँ से निकल जाओ रिजा,
मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। और रही बात मेरी बीवी की, अगर तुमने मेरी बीवी के लिए आज के बाद कोई गंदी बात कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने रिजा को झटके से दूर कर दिया और वो चीख पड़ी। आखिर तुम्हें उस लड़की में क्या दिखता है? ना ही खूबसूरती है और ना ही वो तुम्हें बीवी का सुख दे सकती है। आखिर छोड़ क्यों नहीं देते उस लड़कों जैसी लड़की को? वो अपनी सारी हद पार कर गई। आयत वहीं अपने मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से रोने लगी। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। सीने में अचानक उठे दर्द ने उसे बेचैन कर दिया था। वो जोर से चीखी और तब फरहान का ध्यान मोबाइल की तरफ गया। रिजा अपनी जिद में इतनी खोई थी कि उसे अंदाजा नहीं रहा कि आयत सब कुछ देख रही है। आयत, तुम ठीक हो? आयत, मेरी तरफ देखो। फरहान डर से कांपते हुए उसे देख रहा था। आयत चीख रही थी और मोबाइल जमीन पर गिर गया था। वो चिल्ला चिल्लाकर उसे पुकारता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थीं। उसने रिजा को धक्का दिया और दीवार से सटा दिया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और जान लेने से पहले मैं तुम्हारी बुनियादों को हिला दूंगा। रिजा की आंखें लाल थीं। ठुकराए जाने की बेइज्जती वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फरहान उसे वहीं छोड़कर मोबाइल उठाया और बाहर भागा। उसने माँ को कॉल किया, लेकिन निशा बेगम भी कॉल नहीं उठा रही थी। शायद वो घर से बाहर थीं। जब तक वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ हवेली पहुंचा, तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बेचैनी से भागकर कमरे में आया। उस दिन उसने जाना कि दिल रुकना किसे कहते हैं। उस दिन उसने जाना कि मुसीबत आकर कैसे गुजर जाती है। खून में लथपथ पड़ी उस लड़की को उसने अपने हाथों में उठा लिया। उसका रंग पीला पड़ चुका था। भारी ब्लीडिंग और तेज दर्द ने उसे बेहोश कर दिया था। वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ भागा और फिर हॉस्पिटल। वो रास्ते भर उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही हो, जैसे मौत के मुंह में फंसा आदमी आखिरी बार जिंदगी की डोर थाम रहा हो। निशा बेगम को भी खबर हो गई और वो भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मामला बहुत नाजुक है फरहान, मुझे नहीं लगता कि तुम ये ऑपरेशन कर पाओगे। जारा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार खड़ा था। आज मैं अपनी जान को हर हाल में अपनी रूह से मिलाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत को हारता हुआ देखूंगा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही थीं। डॉक्टर जारा और कुछ डॉक्टर भी उसके साथ थे, लेकिन उसने तमाम लेडी डॉक्टर को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस बीमारी को उसकी बीवी ने सिर्फ मर्द डॉक्टर के सामने शर्म और झिझक की वजह से छिपाया, वो सबके सामने आए। ये उसके लिए दर्दनाक दौर था। वो पीले चेहरे के साथ लेटी हुई लड़की उसकी पूरी दुनिया थी। ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके हाथ कांपे नहीं थे। उसकी धड़कन बेचैन जरूर थी, लेकिन उसने उसे स्थिर रखा। वो लगातार उसके लिए दुआ कर रहा था। वो आज उस लड़की को खोना नहीं चाहता था। मामला यहाँ तक सिर्फ इतनी देर की वजह से पहुंच गया, और ऑपरेशन के दौरान ही उसने अतीत के राज को जान लिया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। सर्जरी कामयाब रही। उसके धड़कते दिल को सुकून मिला। डॉक्टर जारा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, और वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। खुदा ने उन पर रहम किया था। लगभग 24 घंटों के बाद उसे होश आया और उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। आंखें खोलकर उसने बेचैनी से सबसे पहले अपने शौहर को खुद पर झुका हुआ देखा। हुमैरा बेगम भी वहां मौजूद थीं। वो खुद भी काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थीं। आखिरकार इसमें वो भी शामिल थीं। कहाँ है वो लड़की, और किस तरह वो आपके साथ चिपक रही थी? आपने उसके साथ कुछ? वो पूछते पूछते रुक गई। फरहान हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कान के पास झुका। ये सब कुछ अकेले में बताऊंगा, अभी नहीं। उसने एक आंख बंद करते हुए उसके जलन से भरे लाल चेहरे को देखा। ये सब तब हुआ जब वो बड़ी हुई और हुमैरा बेगम को इस बात का पता चला। उन्होंने चुपचाप डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने बताया कि एक छोटा सा इलाज जरूरी है, जो उसकी जिंदगी और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हुमैरा बेगम ने वो इलाज करवा लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें डर लगने लगा कि कल अगर उनकी बेटी पर कोई इल्जाम लगा दिया गया तो वो क्या सफाई देंगी। उन्होंने घर में किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि बात फैले और बाद में शादी के लिए उनकी बेटी को परेशानी हो। और फिर यही डर उन्होंने अपनी बेटी के दिमाग में डाल दिया। यहीं से उसकी सारी परेशानी शुरू हुई, और वो आज इस हालत में थी। हुमैरा बेगम शर्मिंदा थीं। सारे हालात जानने के बाद भी फरहान को इस बात की तसल्ली थी कि उसकी बीवी अब खतरे से बाहर है। हुमैरा बेगम उसे अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन फरहान उसे अपने घर ले आया था। उसने और निशा बेगम ने मिलकर उसका ख्याल रखा, और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वो जिंदगी में वापस लौट रही थी। उसे जीने का सलीका आ गया था,
और अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपने शौहर के एहसानों के बदले में उसकी सारी बेचैनियों को खत्म करना। उसी दिन रिजा ने खुद मीडिया के सामने ये कबूल किया कि फरहान अली ने अपनी बीवी को जबरदस्ती रोक कर रखा है। उसकी ज्यादती की वजह से उसकी बीवी इस हालत तक पहुंची कि उसे ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लाना पड़ा। मीडिया ने इस मामले को बहुत उछाला। लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे थे कि आज तक उसकी बीवी पब्लिक में कभी क्यों नहीं दिखी। फरहान ने सोचा और एक बड़ी बिजनेस पार्टी रखी। उसने अपने दोस्त और दुश्मन सभी को उस पार्टी में बुलाया। मीडिया के सामने उसने अपनी बीवी को अपने बगल में खड़ा किया और खुद इंटरव्यू दे रहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपने शौहर को देख रही थी। मीडिया के रिपोर्टर ने माइक उसकी तरफ करके पूछा, फरहान अली के साथ आपका लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यानी वो शौहर के तौर पर कैसे हैं? वो सी ग्रीन खूबसूरत साड़ी में पास खड़े फरहान पर सबका ध्यान खींच रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसका कॉन्फिडेंस उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। यकीनन कुदरत का करिश्मा। एक शौहर के तौर पर वो मेरे लिए खुदा के किसी करिश्मे से कम नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फरहान के कंधे पर सिर रख दिया। फरहान ने झुककर उसके माथे को चूमा। वो रात बेकरारी भरी रात थी। उस रात हार मानकर रिजा ने अपनी हार स्वीकार की और चुपचाप वो देश छोड़ दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि इसके बाद फरहान अली उसका बुरा हाल कर देगा। साड़ी में लिपटी हुई आयत के वजूद पर अपने प्यार के निशान छोड़ते हुए वो उसे मदहोश कर रहा था और वो उसके प्यार में और भी गहरी उतरती चली जा रही थी। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और उनकी मोहब्बत की एक नई कहानी शुरू हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी हार को हरा दिया था। निश्चित रूप से अगर वो आदमी उसके साथ न होता तो शायद वो जिंदा भी न बचती। आज वे दोनों एक दूसरे के साथ थे। ढेर सारे प्यार और इज्जत से बंधे हुए रिश्ते के साथ उन्होंने जिंदगी शुरू कर दी थी और ये वाकई एक बेहतरीन शुरुआत थी। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।